नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आप सब जान रहे हैं कि एमपी टेट आपकी जो चयन पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की है वो नज़दीक है। सोशल साइंस के लिए जो मैराथन क्लासेस थी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, एक नहीं दो मैंने अपलोड कर दी है, क्योंकि आप सब ने कहा था कि दो क्लासेस अपलोड कर दीजिए। एक रह गई है इकोनॉमिक्स की सेकेंड मैराथन क्लास, वो मैं 1-2 दिन में और अपलोड कर दूंगी। तो आपकी जो लॉन्ग क्लासेस का वीडियो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज से हम शुरू करने वाले हैं टेस्ट। आपके जो सोशल साइंस का पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। डेली हम सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से जो आना है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लाए गए हैं। और मोस्ट प्रोबेबल ये चीज़ें संभव हो सकती हैं कि आपके एग्जाम हॉल में आपको इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज से क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो हम लगभग 15 से 20 मिनट में डेली क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया करेंगे, जिसमें आपके जो 20 क्वेश्चंस आने हैं, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज रहेगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इससे आपके मैक्सिमम सोशल साइंस के क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, और मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम शुरू जो होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, रिवीजन पे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करते हैं। अब 20 क्वेश्चन जो आने हैं वो आपको भी नहीं पता है ज्योग्राफी की किस सेक्शन से आने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के किस सेक्शन से आने। तो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चंस की। ये डेली सीरीज आएगी जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको संभव है कि आप 19, 18 या 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही करके आ जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खांसी थोड़ा सा बेहतर है कल से तो, और मैं लौंग रख रही हूँ अपने साथ, तो उसके कारण सही है थोड़ा खांसी। भीतरकनिका नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है बताइए। आपके सामने ऑप्शन है बाघ, नमकीन पानी वाला मगरमच्छ, शेर और हिम तेंदुआ। ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है मैं ये भी बता दूं। ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, करंट बेस पे आधारित क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा है। और हो सकता है कि इससे सवाल पूछ ले इस बार, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने कहा कि खांसी ठीक है, फिर से शुरू हो गई। भीतरकनिका नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, याद रखिएगा उड़ीसा में। पहली चीज, अभी मैंने आपसे बोला कि ये करंट का क्वेश्चन है। कैसे करंट का क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि भारत का एक नया नेशनल पार्क बनाया गया है 107वें नंबर का। वो नेशनल पार्क कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी भारत का सबसे नया नेशनल पार्क 107वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल। तो पहला तो क्वेश्चन आपका ये तैयार हो रहा है कि अगर आपके क्वेश्चन में सवाल आ जाए आपके पेपर में कि भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया है, तो याद रखिएगा भारत का 107वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया है, सिमलीपाल। सिमलीपाल कौन से स्टेट में है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है सिमलीपाल, तो याद रखिएगा उड़ीसा में। और ये उड़ीसा का 2nd नंबर का नेशनल पार्क है। उड़ीसा का किस नंबर का है, 2nd नंबर का। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है भीतरकनिका। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में वो करंट से बेस होके आ रहे हैं। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। ये उड़ीसा का 1st नंबर का नेशनल पार्क है। उड़ीसा का 2nd नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ही है। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर सवाल आ जाए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का 107वें नंबर का बना है, वो उड़ीसा का सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उड़ीसा का। और भारत का किस नंबर का है, तो याद रखिएगा भारत का 107वें नंबर का है। रेड पेन शायद नहीं क्लियर आ रही होगी, तो ये भारत का किस नंबर का है, 107वें नंबर का सबसे नया नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो नमकीन पानी के मगरमच्छ के लिए, नमकीन पानी के मगरमच्छ के लिए फेमस है। तो इतने फैक्ट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर। और भीतरकनिका नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है, मैंग्रोव वन। और ऑलिव रिडले कछुओं का नाम सुना होगा आपने, ऑलिव रेडिल जो कछुए हैं उनका आवास स्थान है ये।
तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। भारत का सबसे नया नेशनल पार्क, या पूछा जाए भारत का 107वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा का 2nd नंबर का है, और उड़ीसा का 1st नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है, भीतरकनिका। भीतरकनिका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए सिमलीपाल के बारे में ना पूछा, और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, तो सिमलीपाल के बारे में अगर सवाल नहीं आता है तो भीतरकनिका के बारे में भी पूछ सकता है कि भीतरकनिका कौन से स्टेट में है, तो भीतरकनिका उड़ीसा में है। उड़ीसा का 1st नंबर का नेशनल पार्क है। किसके लिए फेमस है, तो नमकीन पानी के मगरमच्छ के लिए फेमस है। दूसरा सवाल, उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए जो मुझे लगते हैं कि करंट पे आधारित है और आपसे पूछा जा सकता है। मिक्स्ड क्वेश्चन है, आप भी टेस्ट लगाइए, आप भी अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि हमसे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच, बताइए। अब टेस्ट चल रहा है ना, मैं तो नहीं बताऊंगी, पहले आप ही बताइए। 3rd बैटल ऑफ जो पानीपत है वो किसके बीच हुआ? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, 1757 में अंग्रेजों और मुगलों के बीच, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तो बताइए 3rd बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो आप सब जानते हैं कि 3rd बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच हुआ था। क्लियर। 1757 में अंग्रेजों और मुगलों का कोई युद्ध था क्या? नहीं। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था। वो किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। तो यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई भी याद कर लीजिएगा कि 1st बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा 1556, ये था पानीपत का सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था? 1556 को। तो ये फैक्ट भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 3rd बैटल ऑफ पानीपत पूछा था, तो राइट आंसर है 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठे। 1st बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता था और उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। द्वितीय युद्ध पानीपत का 1556 में हुआ था, अकबर और हेमचंद्र वर्मा, जिसे हेमू बोलते थे, हेमू के बीच हुआ था। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर। पानीपत के तीनों युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, और कन्फ्यूज़न भी होता है उनमें। इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने कहा है कि एक एक क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आई हूँ आपकी। देखिए पहला टेस्ट है, तो हर एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पार्ट में। ज्योग्राफी के लिए जो करंट में भारत का नया नेशनल पार्क बना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही करना है। अगला सवाल है, यदि केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। तो यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दर को घटा देता है तो आमतौर पर क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि मान लीजिए केंद्रीय बैंक है RBI, उसने क्या किया? ब्याज दर को घटा दिया। केंद्रीय बैंक ने क्या किया? ब्याज दर को घटाया। अब इसने ब्याज को घटाया है, तो मान लीजिए अगर आपको कहीं से कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है तो आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, तो आपको लगेगा नहीं यार ब्याज कम है, चलो चल के पैसे ले आते हैं। तो ऐसे ही करते हैं केंद्रीय बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? वो RBI से पैसा उधार लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? RBI से पैसा उधार लेते हैं। RBI के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें पैसा उधार दे दीजिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कम है। तो अगर ब्याज रेट कम है तो हम उधार ले सकते हैं। लेकिन ये जो बैंक है वो पैसा क्यों उधार लेते हैं? ये बैंक क्या करेंगे उस पैसे का? तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स की जब क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं, ये भारत की आम जनता को उधार देते हैं। भारत की आम जनता को क्या करते हैं? पैसे उधार में देते हैं। और आम जनता से क्या वसूलते हैं? ब्याज वसूलते हैं। क्लियर? तो ये क्या करते हैं? फिर ब्याज वसूलेंगे तो इससे उनको फायदा होगा। तो अब बताइए कि यदि कोई सेंट्रल बैंक है किसी देश का, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है RBI, यदि उसने ब्याज दर घटा दी है तो बैंक क्या करेंगे? उधार लेंगे और सबसे ज़्यादा क्या बांटेंगे? पैसा बांटेंगे। तो ऑप्शन देखिए, वाणिज्यिक बैंक ऋण को कम कर देते हैं,
मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, वाणिज्यिक बैंक ऋण देना बढ़ा देते हैं, या मुद्रा की लागत बढ़ती है। राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में समझाया था कि आरबीआई से उधार लेते हैं वाणिज्यिक बैंक, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम रखा है, तो कम रेट में पैसा मिल रहा है, तो जाके जल्दी से बैंक लेके आ गए पैसे। बैंक क्या करेंगे पैसे लेके? बैंक क्या करेंगे, जो आम जनता है उसको उधार देंगे। आम जनता से क्या वसूलेंगे? ब्याज वसूलेंगे। अब आम जनता के पास पैसे बढ़ गए तो आम जनता क्या इकोनॉमी में बढ़ाएगी? डिमांड बढ़ाएगी। तो मैंने वो पूरा क्रम, पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया था। तो अब आंसर यहाँ पे क्या होगा? अब आप बताइए कि जो वाणिज्यिक बैंक है वो जो लोन लेके आरबीआई से ऋण दे रहे हैं या ऋण देना कम कर रहे हैं? तो ये ऋण दे रहे हैं, ऋण देना बढ़ा दिया है इन्होंने। बैंक ऋण बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा था, बैंक गए, बैंकों ने कहा भैया आप हमें उधार दे दीजिए। आरबीआई ने कहा तुम क्या करोगे? तो इन्होंने बोला कि हम आम जनता को पैसे देंगे, तो आम जनता से फिर हम जब इनको ऋण देंगे तो उनसे हम ब्याज वसूलेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? ऋण देना बढ़ा देंगे। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक ऋण को बढ़ाते हैं। और ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में समझाया था, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? चलिए बताइए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी और बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं हर एग्जाम में। बताइए, ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1764, 17 अगस्त 1764, 28 जनवरी 1764 और 7 मार्च 1764। बताइए कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? टेस्ट चल रहा है, पहले आपको बताना है, मैं तो फिर बताऊंगी। तो बताइए कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? जल्दी बताइए। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 से 23 अक्टूबर 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको नाम बहुत अच्छे से याद है। किसके किसके बीच? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और दिल्ली का सुल्तान था कौन? शाह आलम सेकंड। इन तीनों की सेना मिलकर लड़ी थी, शाह आलम सेकंड, और इनकी सेना मिलकर लड़ी थी किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, वर्सेस अंग्रेज। तो याद रखिएगा कि जो बक्सर का युद्ध था पूछ लेता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो मीर कासिम कहाँ से लड़ा था? मीर कासिम था बंगाल से। सुजाउद्दौला कहाँ से था? सुजाउद्दौला था अवध से। और शाह आलम सेकंड दिल्ली से। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बक्सर के युद्ध से रिलेटेड जाननी ज़रूरी हो जाती है। क्लियर? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। जिनका राइट आंसर था तो भाई उनको 1 नंबर मिल गया। लेकिन याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम जो बंगाल से लड़ा था, सुजाउद्दौला जो अवध से था, शाह आलम सेकंड जो दिल्ली का सुल्तान था। इन तीनों की सेना मिलकर लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि भी पूछी जाती है कि कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी। क्लियर? तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा बक्सर के युद्ध से। और इसके पहले कौन सा हुआ था? प्लासी, सिराजुद्दौला और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? क्लाइव। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत है? बताइए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 3.4, 2.4, 4.5, 1.7। जल्दी बताइए। जो राइट आंसर करेगा वही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएगा, मतलब जिससे बन रहा है, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रही है क्लास। तो बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। क्लियर? और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो याद रखिएगा भारत विश्व का 7वें क्रम का देश है, 7वें नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है विश्व का 7वें नंबर का देश। ये सवाल भी पूछा जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? 7वें नंबर का देश है। भारत से कितनी स्थलीय सीमा, मतलब भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो कितने देश बनाते हैं? याद रखिएगा 7 देशों की स्थलीय सीमा टच होती है भारत से। 7 देशों की स्थलीय सीमा टच होती है और 2 देशों की समुद्री सीमा टच होती है। 2 देशों की, याद रखिएगा, समुद्री सीमा। समुद्री सीमा किन देशों के साथ भारत टच करता है? बताइए, आपको नाम तो पता होंगे। पहला है श्रीलंका, दूसरा कौन सा है जिसके साथ भारत समुद्री सीमा टच करता है? बताइए, मालदीव।
भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ टच होती है? सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ भारत की है? बताइए। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? देश का नाम बताइए। बिल्कुल सही, बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ है? सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ है? सबसे कम स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान। ये दोनों सवाल भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अफगानिस्तान, ये सवाल पूछा गया सवाल है, इसलिए याद रखिएगा। अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की मात्र स्थलीय सीमा है भारत की? 106 किलोमीटर की। तो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा भारत किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। क्लियर? 4096.7 किलोमीटर्स। तो याद रखिएगा इतने फैक्ट कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? 7वें क्रम का देश है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाता है। 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ मिलती है? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर्स की? 4096.7 किलोमीटर्स की। 4096.7 किलोमीटर की। और भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर्स की। इतने फैक्ट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेस्ट चल रहा है, उसके अनुसार जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए उसकी भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी आपकी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है, पहले आप ही को आंसर करना है, मैं तो बाद में करूंगी। 42वां, 73वां, 74वां, 86वां। तो निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, किस संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा बताइए। 42वां, 73वां, 74वां, 86वां। बिल्कुल सही, किसके द्वारा दिया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा क्या किया गया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया था बताइए? इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? जल्दी बताइए। नगर पालिका किस भाग में है? नगर पालिका का प्रावधान किस भाग में है संविधान के? तो कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया। और कौन सी एक नई अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? जल्दी बताइए। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऐसे ही पढ़ना है, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो इसी प्रकार पढ़ना है। नगर पालिका में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं बताइए? टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं नगर पालिका में? 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? भाग 9A। और भाग 9A किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से संबंधित है। कौन सी एक नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर पालिका में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 18 सब्जेक्ट्स। क्लियर? चलिए जो दूसरे दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं 2 मिनट में, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन क्या था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा संविधान में किसका प्रावधान जोड़ा गया? पंचायती राज। पंचायती राज का प्रावधान जोड़ा गया। और संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? 9, भाग 9 जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9A। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सा भाग 9 जोड़ा गया। इसी के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषय। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स। क्लियर? चलिए अब दूसरा जान लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 को और किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल भी पूछा जाता है
कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे और इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को, मैंने ये पढ़ाया था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? अखंडता। ये 3 शब्द संविधान में जोड़े गए और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, इसी वजह से इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्लियर? ये रिवीजन हुआ। अब क्या बचता है? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो मैंने आप सबको बताया था कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। इसके द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसी के द्वारा, इसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया? सवाल ये भी पूछता है, तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया। तो ये आपके यहाँ पे रिवीजन हो गए सारे संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान में कौन सा एक नया आर्टिकल आया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसने नदी को थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, माजुली, लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताइए। आपसे सवाल है, टेस्ट आपका चल रहा है, मेरा नहीं। बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का, भारत का तो है ही और पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये असम राज्य में है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो ये असम राज्य में माजुली नदी द्वीप जो है वो कहाँ है? असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। और ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट चल रहा है, आप खुद को इवैल्यूएट करिए कि आप कहाँ पे हैं अभी। सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस में आपको 20 नंबर लाने हैं और ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, कंसंट्रेट होके, वही एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो बस वही करना है। मैंने ये चीज़ शुरू की है कि हम ये शुरू करते हैं कि डेली प्रैक्टिस सीरीज़ आपको करवाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? बताइए। 1191, 92, 94, 1216। जल्दी बताइए। तो आप सबको पता है कि तराइन का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जीता कौन था पहले में? पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। पूछा क्या है? पूछा है दूसरा युद्ध। दूसरा पूछा है, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। तो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो जो सवाल पूछा गया है उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1192। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि तराइन का थर्ड बैटल कब हुआ? थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ये भी पूछ लेता है। पहले तो आप इतना याद रखिए कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1192। सेकेंड बैटल पूछा है तो 1192। अब तराइन का तीसरा युद्ध भी देख लेते हैं, कहीं कहीं तराइन के तीसरे युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ था 1215 ईस्वी में, इल्तुतमिश और याल्दौस के बीच। इल्तुतमिश और याल्दौस के बीच हुआ था। और जीता कौन था? इल्तुतमिश जीत गया था और वो दिल्ली की सल्तनत पे उसने राज किया। तो थर्ड बैटल ऑफ अगर तराइन कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दौस के बीच हुआ था और इल्तुतमिश की विजय हुई थी। और 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1194 में हुआ था चंदावर। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जयचंद और गौरी के बीच। तो जब सारे सन यहाँ पे दिए ही हुए हैं तो क्यों ना जान लिया जाए। तो सेकेंड पूछा था, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी और थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 ईस्वी। इल्तुतमिश और याल्दौस के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर? इल्तुतमिश इसमें जीता था। जो मैं ये टिक का निशान बनाती हूँ ये इसका मतलब है इसने जीता था, और क्रॉस मतलब ये हार गया। क्लियर? और चंदावर का 1194 जयचंद और गौरी के बीच। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? और मैंने आपको ये बड़े बाकायदे बताया था इकोनॉमिक्स की क्लास में कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं। जल्दी बताइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर पेमेंट्स या सब्सिडीज? और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है? और मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था जीडीपी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, मतलब देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है। देश की जो घरेलू सीमाएं हैं, सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है वो किस में आता है? जीडीपी में, देश के अंदर। और जीएनपी में मैंने क्या बताया था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। जिसे नहीं समझ में आएगा वो जाके इकोनॉमिक्स की क्लास देख के आए, उसमें मैंने बाकायदे समझाया था। जीएनपी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और आपको पता है मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए जैसे सऊदी अरब में कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, अमेरिका में कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, तो अमेरिका में काम करने वाला व्यक्ति डॉलर्स को इंडिया भेजता है ताकि यहाँ के लोग उसे रुपए में कन्वर्ट करा के उसकी फैमिली उन पैसों का यूज़ कर सके। तो जो विदेशी मुद्रा हमें बाहर से मिल रही है, जो रेमिटेंसेस बाहर से भेजे जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में काम करने वाला व्यक्ति भारत में पैसे भेज रहा है तो वो भारत की आय होगी, वो किस में सम्मिलित होती है? वो जीएनपी में सम्मिलित होती है, वो जीएनपी में शामिल होती है। तो याद रखिएगा जीएनपी में क्या शामिल होती है? विदेशी आय, बल्कि जीडीपी में विदेशी आय शामिल नहीं होती है, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है, देश के बाहर से मिलने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं। देश के जो घरेलू सीमा है, देश के जो सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है वो है जीडीपी। लेकिन जीएनपी में क्या है? जीएनपी में विदेशों से आने वाली आय भी सम्मिलित होती है, बल्कि जीडीपी में विदेशों से आने वाली आय सम्मिलित नहीं होती है। ये अंतर याद रखना है। एनएनपी मैंने क्या बताया था? एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि लिखा हुआ है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? जीएनपी में घटाया जाता है डेप्रिसिएशन को। जीएनपी में क्या घटा दिया जाता है? डेप्रिसिएशन, क्षरण। और क्षरण क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लीजिए आप कोई उद्योग चला रहे हैं, उस उद्योग में आपने मशीनें लगवाई हुई हैं, तो जो मशीनें आपने लगवाई हुई हैं उन मशीनों में क्षरण भी होता है, वो मशीनें टूटती भी हैं, तो उसमें आपको हानि होती। जैसे मशीन आपने लगवाई है, वो मशीन चलते चलते खराब हो गई, अब उसमें लागत आ गई, वो मशीन चलते चलते टूट गई तो उसमें आपकी लागत आ गई, तो जो आपको हानि होती है, टूट फूट होती है, वही शामिल होता है डेप्रिसिएशन में। तो अगर आपको एनएनपी निकालना है तो आपको जीएनपी में क्या घटाना पड़ता है? डेप्रिसिएशन यानी कि क्षरण। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, और जिसने इसका आंसर राइट किया था उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो सोशल साइंस के जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आने वाली है, आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत
ब्रॉड लेवल पे बताई जाती हैं आपको, ताकि वो चीज़ें ना भूलें। और अगर आपने इकोनॉमिक्स की क्लास की है तो डेफिनेटली आपसे ये चीज़ बनेगी। क्लियर? तो जीएनपी में क्या शामिल है, ये भी सवाल पूछ लेता है कि जीएनपी में विदेशी आय शामिल होती है या नहीं, तो बिल्कुल होती है, जीडीपी में नहीं होती। एनएनपी कैसे निकाला जाता है, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को घटा के, यानी कि क्षरण को घटा के। और क्षरण क्या होती है, मशीनों की टूट फूट या ह्रास जो होता है उसे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जीएनपी में क्या घटाएंगे, हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हड़प्पा स्थल की पहली खुदाई किस वर्ष की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, जल्दी बताइए। हड़प्पा की पहली खुदाई किसके द्वारा की गई और कब की गई? हड़प्पा स्थल की पहली खुदाई किस वर्ष की गई, वर्ष पूछा है, और किसके द्वारा की गई, बताइए। 1921 दयाराम साहनी, 22 आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी, 1930 एन.जी. मजूमदार और एस.आर. राव, बताइए। तो आप सबको पता है कि हड़प्पा स्थल की पहली खुदाई किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी 1921 में। 22 में राखालदास बनर्जी जी ने किसकी खोज की थी, तो आप सबको पता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी जी ने की थी। एन.जी. मजूमदार ने किसकी खोज की थी, चहुंदड़ो की खोज की थी। चहुंदड़ो की खोज किसने की थी, एन.जी. मजूमदार जी ने। ये सवाल पूछा जाता है कि किसने किसकी खोज की, एस.आर. राव जी ने लोथल की खोज की थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहली चीज़। दूसरी, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, ये सवाल भी पूछा जाता है कि कहाँ से क्या मिला है, स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं। तो ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से मिला है, ग्रेट बाथ। क्लियर? चहुंदड़ो से क्या मिला है, मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चहुंदड़ो से मिला है। लोथल क्या था, लोथल एक विशाल बंदरगाह था। बंदरगाह जो कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि किसने किसकी खोज की थी। तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की, राखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की, एन.जी. मजूमदार जी ने चहुंदड़ो की और एस.आर. राव जी ने लोथल की खोज की थी। लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। चहुंदड़ो क्या है, चहुंदड़ो में मन के बनाने का कारखाना मिला था। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि क्या कहाँ से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है, ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 2020 में कुछ साल पहले इसका उद्घाटन हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है, शिवकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग, कुंजुम। तो अटल टनल का अभी 2020 में उद्घाटन किया है किसने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कभी कभी किसी टनल में पूछ लेता है कि किनके द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया, तो किनके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। कब किया गया है, 2020 में किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अटल टनल को और किस नाम से जाना जाता है, उसका सवाल का आंसर यहाँ छुपा हुआ है। अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है, तो याद रखिएगा अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसको रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी अटल टनल ना पूछ के रोहतांग टनल पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अटल टनल की ही बात है। पूछा ये भी जा सकता है कि रोहतांग टनल को और किस नाम से जाना जाता है, तो रोहतांग टनल को ही अटल टनल के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करंट का क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं प्रॉपर तरीके से हैं इसमें। तो अटल टनल जिसका दूसरा नाम क्या है, रोहतांग टनल। क्यों रोहतांग टनल कहा जाता है, क्योंकि ये रोहतांग दर्रे के नीचे है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो अटल टनल कहाँ बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। शिवकिला दर्रा कहाँ है, शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, आपको ये याद रखना है। बाड़ालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है और कुंजुम पास भी हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे कवर हो गए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, शिवकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग और कुंजुम। अटल टनल किसके नीचे बनाई गई है, तो अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, इसीलिए इसको रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। क्लियर? कभी कभी इसकी लंबाई पूछ लेता है, तो लंबाई याद रख लीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, जो बहुत ज़्यादा है, 9.02 किलोमीटर। क्लियर? तो लंबाई भी पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर की है, तो 9.02 किलोमीटर्स की है अटल टनल। इसका काम शुरू कब हुआ था, 2010 में इसका काम शुरू हुआ था।
2010 में शुरू हुआ और पूरा कब हुआ? 2020 में। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। अटल टनल को रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रोहतांग दर्रे के नीचे है। क्लियर? किस कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश जरूर याद रखिएगा कि अटल टनल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि रोहतांग दर्रा ही हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर है रोहतांग टनल। अटल टनल की लंबाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। अटल टनल की लंबाई मैं यहाँ लिख देती हूँ 9.02 किलोमीटर्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के भाग 17 में क्या है? भाग 17 का प्राथमिक विषय क्या है? टेस्ट आपका चल रहा है कि मेरा? बताएगा कौन? आप वेट कर रहे हैं कि मैं बताऊंगी? बिल्कुल नहीं बताऊंगी। 10, 5, 15, 2, 17। भाग 17 में क्या है? संघ राज्य संबंध, आधिकारिक भाषा, वित्तीय आपातकाल, पंचायती व्यवस्था। क्या है बताइए? भाग 17 में क्या है? और मैंने आपको भागों की प्रैक्टिस करवाई है पॉलिटी की, उसमें मैराथन क्लासेस में। जो मैराथन क्लासेस ये देख के नहीं देखते हैं कि पॉलिटी है यार हमसे आती है, पॉलिटी सबसे आती है, हिस्ट्री सबसे आती है, लेकिन क्वेश्चंस भी वहीं से गलत होते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमसे चीज़ें बन रही हैं। और एग्जाम हॉल में क्या होता है? कन्फ्यूज़न, क्योंकि वैसे ही स्ट्रेस होता है माइंड में, और जब पहुँचते हैं वहाँ तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कन्फ्यूज़न दूर करने की? प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैराथन क्लासेस देखने में कितना टाइम लगता है? उन्हें देख लीजिए आप एक बार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो भाग 17 का विषय क्या है? जल्दी बता दीजिए मुझे, बताइए। भाग 17 में क्या है? बिल्कुल सही, जिन्होंने आधिकारिक भाषा सोचा था कि आधिकारिक भाषा है, तो बिल्कुल आधिकारिक भाषाओं की बात भाग 17 में की गई। क्लियर? केंद्र राज्य संबंध किस में है? संघ राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में। आधिकारिक भाषा भाग 17 में। वित्तीय आपातकाल, मैंने आपको बताया था कि जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपके जीवन में आपातकाल चालू हो जाता है कि अब क्या किया जाए। पंचायती व्यवस्था किस में है? तो मैंने बताया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? भाग 9, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 9A में क्या है? नगरीय पंचायतें, नगर निगम, नगर पालिका। तो भाग 17 का विषय क्या है? भाग 17 में आधिकारिक भाषाएं हैं। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला सवाल, अगर जीडीपी 80 लाख करोड़ है और जीएनपी 85 लाख करोड़ है, तो यहाँ आपको जीडीपी ज़्यादा दिख रही है कि जीएनपी ज़्यादा दिख रही है? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको जीएनपी ज़्यादा दिख रही है या जीडीपी ज़्यादा दिख रही है? जीडीपी दिया है 80 लाख करोड़ और जीएनपी दिया है 85 लाख करोड़, तो ज़्यादा क्या है? जीएनपी ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि जीडीपी में क्या शामिल होती है? घरेलू आय। देश की सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है वही जीडीपी है। और जीएनपी में क्या शामिल होती है? विदेशी आय। बताया था कि नहीं बताया था? बाहर से आने वाले जो रेमिटेंसेस है वो भी किस में शामिल होते हैं? जीएनपी में। तो जीएनपी ज़्यादा है, इसका मतलब विदेशी आय ज़्यादा है। अब आंसर कौन लगाएगा? आंसर खुद देखिए क्या होगा। राइट, दिया हुआ है मौद्रिक लाभ अधिक है, विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक है, घरेलू उत्पादन अधिक है, नहीं कोई आय शुद्ध आय से नहीं निकाली जाती। तो जब मैंने बताया था कि जीएनपी में बाहर से आने वाले, जो बाहर से लोग बाहर कमाने गए हैं, वहाँ से वो पैसे भेज रहे हैं, डॉलर्स भेज रहे हैं इंडिया, वो किस में शामिल होता है? जीएनपी में। और जीडीपी में क्या शामिल होता है? देश के अंदर जो उत्पादन होता है। तो अगर जीएनपी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है विदेशी आय ज़्यादा हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक। और ये इकोनॉमिक्स की क्लास में मैंने बताया था, बार बार प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती होगी चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करने में, ताकि वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। और यही प्रैक्टिस करेंगे हम। आपके एग्ज़ाम तक सोशल साइंस में अगर 20 नंबर आने हैं तो मैं चाहती हूँ, ये सुन के मुझे खुशी होगी कि कोई स्टूडेंट ये कमेंट करे कि मैं 20 के 20 आंसर सही करके आई हूँ, करके आया हूँ। तो बड़ी खुशी मिलती है ऐसा सुन के कि बताओ यार, उसने इतनी प्रैक्टिस की कि 20 के 20 करके आया वो सही। और पॉसिबल है, सोशल साइंस में कुछ नहीं है, बिल्कुल संभव है 20 में 20 लाना। संविधान के भाग 14 में क्या क्या किसकी व्यवस्था की गई है? जल्दी बताइए। भाग 14 में किसकी व्यवस्था है? आपका टेस्ट चल रहा है, आप ही बताएंगे। न्यायाधिकरण, चुनाव आयोग, यूपीएससी और लोक सेवा आयोग और सरकारी सेवाओं के लिए नियम। जल्दी बताइए। भाग 14 की बात की गई है। 14 में क्या है बताइए? बिल्कुल सही, 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं।
भाग 14 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या होती? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं, ये किसमें है? ये भाग 14 में। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस भी किसके अंतर्गत आती है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के अंतर्गत आती है। तो भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, पहली बात। दूसरी चीज, न्यायाधिकरण किसमें है बताइए? न्यायाधिकरण किसमें है? जो न्यायाधिकरण है वो याद रखिएगा भाग 14A में, जिन्हें ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है। 14A में है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ये ट्रिब्यूनल्स न्यायालय तो नहीं होते हैं, लेकिन जो न्यायालय के ऊपर, जो हमारे न्यायालय है उन पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, किनका? जो केसेस आते हैं उनका, तो उनके बोझ को कम करने का काम ट्रिब्यूनल्स करते हैं। अलग अलग तरह के प्रशासनिक मुद्दे होते हैं, उनका निपटान करना, ये काम होता है ट्रिब्यूनल्स का। तो ट्रिब्यूनल्स न्यायालय नहीं होते हैं, लेकिन अर्ध न्यायिक संस्था होती है, जो क्या करती है? जो कई सारे मामलों में, प्रशासनिक मामलों में निर्णय देने का काम करती है, जिससे न्यायालयों पर जो बोझ होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि वैसे ही इंडिया में आप सबको पता है कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, न्यायालय नहीं है, न्यायाधीशों की कमी है, केसेस 40-40 साल बाद किसी केस में निर्णय आता है, तो उसके बोझ को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई थी। और ट्रिब्यूनल्स किसमें है? संविधान के भाग 14A में है। और ये संविधान का जो भाग 14A है, ट्रिब्यूनल्स, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मान लीजिए ये सवाल आ गया तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन पूछ कुछ भी सकता है, देखिए पॉलिटी में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? भाग 14A को जोड़ा गया। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। ट्रिब्यूनल्स क्या है? एक अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जो कई सारे प्रशासनिक मामलों में निर्णय देने का काम करती है, जिससे न्यायालय का बोझ कम होता है। ट्रिब्यूनल संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 14A में है। 14 में क्या है? 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और ये ट्रिब्यूनल्स कब जोड़े गए, या 14A जो भाग है संविधान में कब जोड़ा गया, पूछ लेगा तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब क्या बचा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का प्रावधान, चुनाव आयोग बोला है तो चुनाव आयोग नहीं, बल्कि चुनाव की जो चुनावों का प्रावधान वो भाग 15 में। यहाँ चुनाव आयोग दिया है, चुनाव आयोग अलग, चुनाव आयोग के लिए आर्टिकल्स अलग। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यायाधिकरण वाला जो भाग है बहुत कम लोग सही करके आते हैं, एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन भी होता है। इस वजह से मैंने बता दिया कि न्यायाधिकरण क्या है, ट्रिब्यूनल्स है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्या करते हैं? वो प्रशासनिक और जो अन्य विवाद है उनका निपटारा करते हैं। क्लियर? और ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। और ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है? और 14 में क्या व्यवस्था थी? तो यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। और 14A में क्या था? ट्रिब्यूनल्स। 89वां संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? जल्दी बताइए, बार बार रिपीट करी हूँ, टेस्ट आपका चल रहा है, मेरा नहीं। देख के बताइए, 89वां संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? EWS आरक्षण, लोकसभा सीटों की पुनः गणना, SC/ST आयोग को अलग करना, GST लागू करना। तो आप सबको पता है 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। और इसके द्वारा क्या किया गया था? ST और SC आयोग को अलग कर दिया गया था। पहले एक ही आयोग था, फिर SC और ST आयोग अलग कर दिया गया और नया आयोग बनाया गया ST आयोग। और ST आयोग किस में आया? कौन से आर्टिकल में आया? 338A। इसके लिए नया आर्टिकल बनाया गया। और SC आयोग किस में था? आर्टिकल 338 में। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 89वें संविधान संशोधन, कभी सवाल आ जाए कि ST/SC आयोग को अलग कब किया गया है, तो SC/ST आयोग को अलग कब किया गया? 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और एक नया आयोग बनाया गया SC/ST आयोग को अलग करके, SC आयोग अलग, ST आयोग अलग। SC आयोग किस में है? आर्टिकल 338 में। SC आयोग का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 338 में। ST आयोग किस में है? आर्टिकल 338A में। क्लियर? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? SC और ST आयोग को अलग किया गया 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा।
ठीक है, अब आते हैं बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब आया, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो आप सबको पता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। लोकसभा गणना, जीएसटी, जीएसटी किस में था? जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम वो जीएसटी को लागू करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89वां संविधान संशोधन एसटी एससी आयोग को अलग करता है। अब आप मुझे बताइए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया, अधिनियम द्वारा दिया गया, और ओबीसी आयोग कौन से आर्टिकल में? जैसे मैंने बताया कि एससी आयोग है कौन से आर्टिकल में? 338 में। एसटी आयोग किस में है? 338A में। तो ओबीसी आयोग किस में है? आपसे मेरा सवाल है कि ओबीसी आयोग किस में है, और मुझे ये भी बताइएगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं। ये प्रैक्टिस सीरीज़ जो है सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस की मिक्स प्रैक्टिस सीरीज़, इसको कंटिन्यू करना है या आपको मैराथन क्लासेस ही चाहिए, वो भी मुझे बता दीजिएगा। जैसा आप कहेंगे कर लिया जाएगा। क्लियर? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, उससे ही पता चल पाएगा। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना स्टेट ज़रूर बताया करिए मुझे, अपना ज़िला। आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, भले जिन्होंने एक बार बता दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपको लगता होगा अरे हम बता चुके, फिर से बताइए। अपने राज्य, अपने ज़िले, अपने गांव का नाम लेने में क्या समस्या है? जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, उसका नाम लेने में क्या है? तो कमेंट करिए, बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है बताइए? ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी या अज्ञात है चित्रात्मक लिपि? जल्दी बताइए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जल्दी बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, जो अज्ञात है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अज्ञात है और इसे पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? चित्रात्मक लिपि है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, जिसे अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। क्लियर? चित्रात्मक लिपि भी इसको बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कैसे क्या बोला जाता है? चित्रात्मक, कहीं कहीं भाव चित्रात्मक भी दिया रहता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 13 में क्या है? संविधान। जब मैंने पॉलिटी के मैराथन क्लासेस 2 करवाई हैं, उसमें मैंने आपको सारे भाग करवाने की कोशिश की, सारे भागों की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की। तो जल्दी बताइए भाग 13 किस विषय पर केंद्रित? 13 भाग की बात की गई। बताइए भाग 13 में क्या है? ट्रेड और कॉमर्स, कर्मचारी सेवा, विशेष वर्गों के लिए आरक्षण, स्थानीय शासन। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। भाग 13 में क्या है? टेस्ट आपका चल रहा है ना? क्या है भाग 13 में? ट्रेड और कॉमर्स की बात की गई। भाग 11 में मैंने क्या बताया था? केंद्र राज्य संबंध। 12 में क्या था? वित्त। और 13 में क्या है? ट्रेड और कॉमर्स की बात की गई। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किसमें थी? अभी मैंने बताया था संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में थी। ट्रिब्यूनल्स किसमें थे? 14A में थे, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो नया भाग जोड़ा गया वो 14A था। क्लियर? विशेष वर्गों के लिए आरक्षण भाग 16 में। विशेष वर्गों के लिए आरक्षण किसमें है? भाग 16 में। स्थानीय स्वशासन कौन सा भाग बताया था मैंने? अरे 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 ये क्या खुल गया भाई? सेकंड, कुछ और खुल गया है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए मैंने 2 भाग कौन से बताए थे आपको? भाग 9 जिसमें पंचायतों का प्रावधान था, और 9A जिसमें नगरीय निकायों का प्रावधान था। नगरीय निकायों का प्रावधान। क्लियर? तो भाग 13 में क्या है? ट्रेड और कॉमर्स। क्लियर? जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस आएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल बिंदु कौन सा है? जल्दी बताइए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी स्थल भारत का? कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप। जल्दी बताइए। तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थल पूछा है ना? मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहीं पे। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल। ये उत्तरी है इंदिरा कॉल। ये कहाँ स्थित है? ये सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है।
ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। सारे बिंदु यहाँ पे देख लेंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु है और ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का किबिथु। किबिथु कहाँ है? किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? मेरे साथ आप भी रिपीट करते जाइए अगर आपको पता है तो। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ जिले में। तो अब बताइए मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए, पूछा क्या था? सबसे दक्षिणी स्थल बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी स्थल बिंदु मैंने क्या बताया? इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी स्थलीय बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और सिर्फ दक्षिणी नहीं पढ़ना है, जब पढ़ ही रहे हैं तो सारे पढ़ लीजिए। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। क्लियर। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। क्लियर। तो दक्षिणी पूछा था तो दक्षिणी स्थल है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन किस समुदाय की आरक्षित सीटें लोकसभा से हटाता है? मैंने जब पॉलिटी की क्लास कराई थी मैंने आपको बताया था कि जो 104वां संविधान संशोधन है वो किस समुदाय की सीटों को लोकसभा से हटाता है? SC, ST, एंग्लो इंडियंस या OBC? तो मैंने आपको बताया था कि जो 104वां संविधान संशोधन है वो जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, अब वो सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं की जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके लिए हटाई गई है? एंग्लो इंडियंस के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनको हटा दिया गया है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि इसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ST SC के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण का प्रावधान था वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन में 2 प्रावधान थे कि एंग्लो इंडियंस के लिए जो लोकसभा में सीटें आरक्षित होती थी उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, और ST SC के लिए, SC और ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये दोनों प्रावधान किए गए हैं 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियंस की सीटों को लोकसभा में जो आरक्षित किया जाता था वो खत्म कर दिया गया है, और ST SC के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो किस समुदाय की सीटों को लोकसभा से हटाया गया? एंग्लो इंडियंस। क्लियर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से नेशनल इनकम में कौन सा शामिल नहीं है? नेशनल इनकम में कौन शामिल नहीं है? जल्दी बताइए। नेशनल इनकम में मैंने आपको ये नेशनल इनकम बताई थी, देश की जो कुल आय होती है वो नेशनल इनकम होती है। देश की कुल आय की बात की गई, आय मतलब जिससे पैसा मिलता है, तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? वेतन, किराया, पेंशन, लाभ। तो मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को वेतन उसकी सेवाओं के बदले दिया जाता है, वो देश को क्या देता है? सेवाएं। तो सेवाओं के बदले दिया जाता है, सेवाएं कहीं ना कहीं आय में सम्मिलित होती हैं। किराया जो दिया जाता है वो भूमि और मकान के बदले दिया जाता है, भूमि और मकान के बदले दिया जाता है। क्लियर। जो लाभ मिलता है वो कहीं ना कहीं पैसे पे मिलता है, दिए गए पैसे पे लाभ या प्रॉफिट मिलता है, जो पैसे दिए जाते हैं उस पे। लेकिन पेंशन जो दी जाती है वो किसी भी प्रकार की सेवा के लिए नहीं दी जाती है, क्योंकि पेंशन पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दे रहा होता है, तो वो देश की आय में सम्मिलित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, वो तो कोई सेवा नहीं दे रहा है, तो जो उसको पेंशन दी जा रही है तो क्या उसको किसी सेवा के बदले दी जा रही है? बिल्कुल नहीं दी जा रही। तो जो पेंशन मिल रही है तो वो आय में सम्मिलित होगी या व्यय में सम्मिलित होगी? व्यय में सम्मिलित होगी, आय में सम्मिलित नहीं होगी। और पूछा है कि नेशनल इनकम में कौन शामिल है, आय में कौन सा शामिल नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय में शामिल कौन सा नहीं है? तो आय में शामिल नहीं है पेंशन, क्योंकि जो पेंशन दी जाती है वो किसी सेवा के बदले नहीं दी जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा पेंशन। नहीं है पूछा था, आय में सम्मिलित नहीं है तो पेंशन, क्योंकि जो पेंशन दी जाती है वो किसी भी प्रकार की सेवा के बदले नहीं दी जाती है, वो देश की इनकम नहीं है बल्कि होने वाला व्यय, क्योंकि उसके बदले, उस पेंशन के बदले किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी जा रही।
और वेतन जो मिलता है वो सेवाओं के बदले, रेंट जो मिलता है भूमि मकान के बदले, जो प्रॉफिट मिलता है वो पैसों के बदले, रखे गए पैसों के बदले। लेकिन जो पेंशन दी जाती है वो किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं दी जाती है, तो ये व्यय में आएगा, आय में नहीं। और वही पूछा था कि नेशनल इनकम में कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि पेंशन। तो राइट आंसर हो जाएगा पेंशन। क्लियर। चलिए अगला सवाल है, ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। मैं ये बता चुकी हूँ कि ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ग्रेट बाथ कहाँ है। जल्दी बता दीजिए ग्रेट बाथ कहाँ है। ग्रेट बाथ मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में। लोथल क्या था, बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कहाँ स्थित था, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब के पास। क्लियर। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वर्तमान में कहाँ है, तो लोथल कहाँ है, लोथल बंदरगाह है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार मिला है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब के पास, सतलज नदी के पास। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस हिस्से में शामिल हैं, बताइए। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस हिस्से में, जल्दी बताइए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में, भाग 5 में। मैंने बताया था भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या था, DPSP नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में क्या थे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में क्या है, संघ, यूनियन। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस में है, भाग 4A में। 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, 4A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है और 5 में संघ है। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब शामिल किए गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन पर। क्लियर। और मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, कमेंट करिए कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश से अडॉप्ट किया गया है, जल्दी बताइए। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को अज्ञात थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, बताइए। तांबा, कांसा, स्वर्ण, लोहा। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उस समय कांसे के बर्तनों का उपयोग होता था, कांसे के औजारों का। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता तो थी वो, तो वहाँ तांबे के बर्तन भी यूज होते थे। स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन था, जो मुद्राएं चला करती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया सवाल, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। क्लियर। तो ये राइट आंसर याद रखिएगा, लोहा। और कांसा तो होगा ही नहीं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता ही कही जाती, ठीक है। और सोना और तांबा, तांबे के बर्तन यूज होते थे उस टाइम पे, और सोने की मुद्राएं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया, जल्दी बताइए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ, वांडीवास युद्ध कब लड़ा गया, 1759, 1760, 1761, 1763, जल्दी बताइए। तो आप सबको पता है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, 22 जनवरी 1760 को। किसके किसके बीच लड़ा गया था वांडीवास, फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था, डी लाली। ये नाम पूछा जाता है, अच्छे से लिख देते हैं। फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था, डी लाली ने किया था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, आयरकूट। जीते कौन थे, अंग्रेज। तो ये याद रखिएगा कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 22 जनवरी 1760 को, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। और जीते कौन थे, अंग्रेज जीते थे, फ्रांसीसी हार गए। लाली और आयरकूट के बीच हुआ था। क्लियर। 1759 में क्या हुआ था, आप सबको पता है, 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। ये भी पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में। किसके किसके बीच, डचों और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और डच हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। और यहाँ डचों की निर्णायक हार हो गई थी। 1761 मैंने बताया ही, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ
पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 22 जनवरी 1760 को। किसके किसके बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। क्लियर? फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था? नाम पूछा जाता है, डी लाली ने किया था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकोट ने। क्लियर? इतनी चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। वेदरा हुआ था 1759 में, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? जल्दी बताइए। 44वां, 52वां, 73वां, 101वां? आपका टेस्ट चल रहा है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, आप बताएंगे। दल बदल कानून कब आया? एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया? दल बदल कानून। दल बदल कानून आया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 1985 द्वारा दल बदल का प्रावधान आया था। इसी के अंतर्गत संविधान में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये बार बार रिपीट करवाने की ज़रूरत है क्या आपको कि 10वीं अनुसूची संविधान में कब आई? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल का प्रावधान है। 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे रिलेट करता है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार। और एक नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 300A। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया। और क्या जोड़ा गया? एक नया आर्टिकल संविधान में। एक नया आर्टिकल संविधान में आया 300A। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज से। 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? GST। जब कोई चीज़ पढ़ा करिए तो ऐसे ही पढ़ा करिए कि उसके विषय में जितनी जानकारी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित की जा सके आपके द्वारा। क्योंकि जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जो पूछा गया है वही आपका एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ जाएगा। हो सकता है इन संविधान संशोधनों से रिलेटेड भी कोई चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। क्लियर? चलिए, तो दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लाया गया। और इसी के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 101वां GST से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी दर्जा देता है। और नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 300A। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों की उच्च घनता के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? तो आप सबको पता है, आप ही का स्टेट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में? और ये हाई डेंसिटी के लिए प्रसिद्ध है बाघों की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताइए किस राज्य में है? बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को ही कहा जाता है कि यहाँ प्रत्येक 8 किलोमीटर पे एक बाघ देखने आपको मिल जाएगा। यहाँ प्रत्येक 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक 8 किलोमीटर में बाघ देखने मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि बाघों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। बाघ घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां बाघों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। क्लियर? तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? क्योंकि आप सब मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? जल्दी बताइए कमेंट करके। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यहाँ हाई बाघ डेंसिटी पाई जाती है। प्रत्येक 8 किलोमीटर में यहाँ बाघ पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल हो गए। तो ये प्रैक्टिस सीरीज़ थी आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस की। अगर आप कहेंगे ये प्रैक्टिस सीरीज़ हमें डेली ही करवाएंगे जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, इससे क्या होगा, सोशल साइंस के जो 20 क्वेश्चन आपके आने हैं तो संभावना यही रहेगी
कि आप में से ज़्यादातर लोग 18, 19, 20 इतने तो आंसर सही करके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आपको वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। तो बस बताइएगा, और हाँ ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जिन लोगों को आप चाह रहे हैं कि इस बार वो भी सिलेक्शन ले लें, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सबकी एक शिकायत है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, और अगर कर लिया है तो बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, तो आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल जाएगी। और हालांकि जब नया वीडियो आता है तो मैं एक पोस्ट भी कर देती हूँ कि नया वीडियो आ चुका है, आप देख लीजिए, तो उस पर भी थोड़ा नज़र रखिएगा। और बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए और बताइएगा कि सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और इकोनॉमिक्स की जो सेकंड मैराथन क्लास है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।